लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैम रैपिड रिविजन सीरीज़ लाओ जल्दी से सोशियोलॉजी के लिए। सो हियर यू गो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, रैपिड रिविजन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं एंड वी विल बिगिन विद सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन सोसाइटी बुक विच इज़ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है एंड सब्सक्राइब नहीं किया है टू द चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू डू इट। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम्हें क्लास 11 एंड 12 के सोशियोलॉजीज प्लस साइकोलॉजी के वीडियोस मिल रहे हैं, कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर का रिविजन करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल 20 मिनट्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे विथ डेमोग्राफी। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, दो ग्रीक वर्ड से, विच इज वन डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल एंड ग्राफीन जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब। सो एज अ होल डेमोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, यानी कि डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे होते हैं। हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं कि भाई किसी एरिया में बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, माइग्रेशन के क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कौन से एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। इस टाइप की पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को एंड अदर प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं इन डेमोग्राफी। जब हम बात करते हैं डेमोग्राफी की तो हम भूल कैसे सकते हैं कि डेमोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं, वन इज फॉर्मल डेमोग्राफी एंड वन इज सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी वो डेमोग्राफी होती है जिसमें हम रूल्स एंड लॉज को देखते हैं। जैसे सिंपल बात करूँ ना तो इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, इट इज ऑल अबाउट मैथ्स, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि कितना बर्थ रेट है किसी एरिया में, कितना डेथ रेट है किसी एरिया में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, नंबर्स निकाल रहे होते हैं, जैसे बर्थ रेट कितना है, माइग्रेशन कितना है, एक्सेट्रा। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल डेमोग्राफी की तो हम सोशल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पता किया कि मेरे एरिया में माइग्रेशन रेट बहुत है या फिर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, तो क्यों है बर्थ रेट, मैं यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखूंगी कि मतलब सोशल एस्पेक्ट जैसे कि सोशल मेंटालिटी कैसे है, लोगों में लोगों की मेंटालिटी कैसे है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब उनकी अर्निंग अच्छी है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ, मैं कॉजेज देखती हूँ कि किस रीजन से लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, क्या रीजन है बर्थ रेट का के बढ़ने का, साथ में उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे कि वो माइग्रेट कर रहे हैं, एक्सेट्रा। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहे होते हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या रीजन है बिहाइंड हाई बर्थ रेट्स और माइग्रेशन। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी की, कि डेमोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैम, तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट डेमोग्राफी कराती है, मतलब हमारे पॉपुलेशन की स्टडी करने की कोशिश करती है ताकि वो कोई पॉलिसीज, इफेक्टिव पॉलिसीज ला सके और हमारे सोसाइटी में वेलफेयर का काम कर सके। सो यू कैन से सोशल सर्विसेज के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें अगर हमारे कंट्री में कितनी यूथ है उस पर हमें पता चलेगा कि हमारे कंट्री में कितनी यूथ है, तो हम क्या कर पाएंगे, हम यूथ को प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे, उनके लिए ऐसे स्कीम्स एंड ऐसे प्लानिंग्स लाएंगे जिससे वो उनका एजुकेशन अच्छा हो, देन लेटर ऑन वो क्या कर सके, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए, इजंट इट। अंडरस्टैंडिंग हम कर सके what are the social changes and migration level in the country। also हम public health पे के बारे में स्टडी कर सके, और vulnerable group मतलब ऐसे ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप्स जिनको हेल्प की जरूरत है, तो हमें पता लग पाए कि कितने माइनॉरिटीज हैं एंड उनकी कैसे हेल्प कर पाए, उससे रिलेटेड प्लान्स एंड पॉलिसीज जैसे रिजर्वेशंस, राइट। सो ये सारी चीजें कहाँ से आती है, ये सारी चीजें आती है डेमोग्राफी की स्टडी करने से। लोगों की पॉपुलेशन की स्टडी जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि किनको किस चीज की जरूरत है। एनवायरमेंटल प्लानिंग जो है वो भी हम डेमोग्राफी के थ्रू ही कर रहे होते हैं। सो आई होप यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, इजंट इट। नेक्स्ट है हमारा कुछ की पॉइंट्स, डेमोग्राफी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है। जैसे फर्स्ट सेंसस जो हमारा हुआ था वो हुआ था यूएसए में इन 1790s, देन आफ्टर यूरोप में हुआ था 1800s के बाद। ब्रिटिश इंडिया में पहली बार हमारा सेंसस हुआ था, यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी हम लोगों ने स्टार्ट की थी इन 1867 से लेके 72 तक। देन आफ्टर रेगुलर 10 ईयरली सेंसस हमारे इंडिया में कब से होना स्टार्ट हुआ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है 1881, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे यहाँ पे हर
10 साल में सेंसस होना स्टार्ट हो गया था 1951 ऑनवर्ड से, लेकिन 2021 में हम लोगों ने पोस्टपोन होते हुए देखा, पॉपुलेशन की स्टडी नहीं हुई, सेंसस नहीं हुआ, इसलिए हम पुराने स्टैट्स को पढ़ रहे हैं इन द होल बुक, इन द होल चैप्टर। इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंसस इन द वर्ल्ड। चाइना जो है वो भी सेंसस नहीं कराता इतना जितना इंडिया कराता है। इंडिया अपने पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा स्टडी करता है एंड वेरियस प्लान्स एंड प्रोग्राम्स लाता है, isn't it? So this is important points, you have to keep all these points in mind. जब हम रिवीजन करते हैं तो हम भूल नहीं सकते हैं मैल्थुसियन थ्योरी को विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के लिए या यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन 6 मार्कर्स तक भी बन जाते हैं। सो मैल्थुसियन थ्योरी क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने एक थ्योरी दिया था जिसका हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साथ में हमारी जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मतलब हमारे फूड, हमारे रिसोर्सेज जो है वो बहुत धीरे ग्रो हो रहे हैं। इसकी वजह से ह्यूमंस जो है वो हमेशा पॉवर्टी में रहेंगे, हमेशा सफर करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो हमेशा गरीबी रहने वाली है। इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 वेज बताए थे। एक इन्वायरमेंट का वे होता है पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक मतलब नेचुरली हमारा नेचर क्या करता है, फमाइंस के थ्रू, वॉर्स के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरा होता है प्रिवेंटिव चेक, जहाँ पे हम खुद वॉलंटरी डिले करते हैं मैरिज को, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ कंट्रोल यूज करते हैं, या फिर सेलिबेसी परफॉर्म करते हैं जिससे पॉपुलेशन कम हो सके या कंट्रोल हो सके। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्रिटिसिज्म, जैसे कि हम लोगों ने 2 क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखा था। एक देखा था हम लोगों ने यूरोप से। यूरोप में इतना डेवलपमेंट हो गया कि हमने देखा कि हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है पर उनकी नीड्स भी फुलफिल हो रही है। जैसे हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज आई, डेवलपमेंट होने लग गया। डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है पर उनकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, isn't it? सेकंड हम लोगों ने क्रिटिसिज्म देखा था फ्रॉम लिबरल एंड मार्क्सिस्ट। इन्होंने कहा था कि गरीबी क्यों है, इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि हमारा जो फूड है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वी कैन नॉट से दैट गरीबी इसलिए है बिकॉज पॉपुलेशन है, सो ये हम नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थ्योरी विच इज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसको किसने दिया था, नाम याद रखना, वैरन थॉमसन। आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो। 1929 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसके अंदर 3 स्टेजेस आते हैं। स्टेज 1 में हम देखते हैं क्या कि किसी कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है एंड ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है। इस कंट्री को हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसी रीजन से हम देखते हैं क्या कि हाई बर्थ रेट भी है, हाई डेथ रेट भी है, डिजीजेस बहुत होते हैं लोगों को, एक्सेट्रा। देन सेकेंड स्टेज हम कहते हैं हाई बर्थ रेट होता है यहाँ पे भी, बट डेथ रेट जो है वो फॉल हो रहा होता है। कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली से हम कहते हैं, जिस कंट्री में तुम ये ऑब्जर्व करोगे, जैसे इंडिया में हम देख सकते हैं, इंडिया के ट्रेंड्स अगर चार्ट तुम देखोगे बुक में, तो हम लोगों ने पढ़ा था इन डिटेल कि कैसे हमारे कंट्री में बर्थ रेट जो है वो अभी भी हाई है पर डेथ रेट जो है वो काफी कम हो गया। क्यों? बिकॉज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है बहुत हद तक, राइट। पर बर्थ रेट क्यों हाई है? बिकॉज मेंटालिटी है लोगों की जो कि चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल पीरियड या ट्रांजिशनल स्टेज, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे तुम लोगों को दिक्कत आ जाती है। ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे, तो दिस इज द स्टेज जहाँ पे ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट होता है स्टेज 3। स्टेज 3 में हम देखते हैं लो बर्थ रेट होता है एंड लो डेथ रेट होता है। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं बेसिकली, वहां पे हम देखते हैं कि बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, लोग जो है वो एजुकेटेड है, अवेयर होते हैं अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल। डेथ रेट्स को हम कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन को अवेलेबल करा के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाती है, पर डेवलपिंग कंट्री में हम देखते क्या है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता है इस टाइम पे। यहाँ पे एक और टर्म आता है विच इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड करती है, बर्थ रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है एंड डेथ रेट जो है वो फॉल होता जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन जो है एक कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एक्सप्लोड हो रही है। दैट वी सी इन दिस स्टेज। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी, जैसे ग्रोथ रेट क्या होता है। ग्रोथ रेट मतलब बर्थ रेट
को माइनस कर दो फ्रॉम डेथ रेट, देन इट विल बी इक्वल टू योर ग्रोथ रेट। ओके, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? तो रिप्लेसमेंट लेवल मतलब जीरो ग्रोथ, जहाँ पे करंट जनरेशन जो है वो ओल्ड जनरेशन को पीछे छोड़ देती है, राइट। और भी कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे इस चैप्टर के अंदर, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि बच्चे हैं 1 ईयर होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब व्हाइल गिविंग बर्थ, महिलाएं जब उनकी डेथ हो जाती है, देन वी कॉल इट एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल अबाउट जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है इंडिविजुअल की। जब हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसी जगह पे बहुत हाई है, तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई कंट्री या कोई रीजन जो है वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ नहीं है, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, तो उस एरिया में हम क्या देखेंगे कि वो जो है वो अंडर डेवलप्ड रीजन है या वो बैकवर्ड रीजन है एज अ होल, हम उससे कह सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे तुम्हें ध्यान रखना है। एमसीक्यूज और शॉर्ट मार्क्स या 2 मार्क्स में से पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कि जिस कंट्री में, जिस रीजन में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सेक्स रेशियो क्या होता है, तो वी ऑल नो दैट इट इज ऑल अबाउट, जहां पे हम देखते हैं कि वुमेन्स पर 1000 मेल्स, राइट, या फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दैट इज योर सेक्स रेशियो। एक आता है हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो विच वी हैव रेड इन द चैप्टर। चाइल्ड सेक्स रेशियो में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, isn't it? के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कौन सा स्टेट है, सबसे पहले तो एक ये आता है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, तो इट इज योर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कंडीशन जो है अरुणाचल प्रदेश में बेटर है ऑफ गर्ल्स। देन वी टॉक अबाउट ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे लो देखा जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो दैट इज योर हरियाणा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फैक्चुअली पूछ लेता है। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्स रेशियो क्यों कम है, फीमेल्स की डेथ क्यों हो जा रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्यों हम लोग देख रहे हैं बढ़ता हुआ, तो ये दोनों चीजें क्यों बढ़ रही हैं, बिकॉज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर कम्युनिकेशन, मैल न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, जिसकी वजह से हम देखते क्या है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है, फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा लो है। ओके, जब हम बात करते हैं अकेले चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में पूरे बुक में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो क्यों कम हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि बहुत से प्रॉस्परस रीजन है, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट, ये बहुत प्रॉस्परस है, मुंबई जैसा स्टेट, पंजाब जैसे एरियाज हम लोगों ने देखा था, इन एरियाज में हम देखते क्या है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है, जबकि ये प्रॉस्परस रीजन है जहाँ पे एजुकेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बेटर है। ये इसलिए है बिकॉज लोग जो है वो प्रॉपरली वो प्रेफर करते हैं बॉयज को ओवर गर्ल्स, बिकॉज दे थिंक दैट बॉयज विल ब्रिंग मोर मनी एंड बॉयज पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट गर्ल चाइल्ड, राइट। सो हम देखते क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं एक होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, एक फैक्टर है जो हम देखते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड में होता क्या है कि लड़की पैदा हो जाती है, बच्ची हो जाती है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है फॉर क्योंकि तुम्हारे कल्चरल बिलीव्स ऐसे हैं, तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है। एंड एक होता है तुम्हारा सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन, जिसमें हम देखते क्या है, सोनोग्राफी के थ्रू एक प्रोसेस है जिसमें जेंडर पता कर दिया जाता है बच्ची का, और उसके बाद फिर उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो दिस 2 थिंग्स वी आर सीइंग टू मच। ऑल्सो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है गर्ल चाइल्ड को, बोला जाता है कि भाई उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएंगी, तो फिर उन्हें पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला हमें। तो ऐसे लोग की धारणा है, सोच है, मेंटालिटी है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ जो गर्ल चाइल्ड हैं पर 1000 मेल्स, इट इज वेरी लो, बहुत कम होता हुआ दिख रहा है टाइम टू टाइम। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करी है, गवर्नमेंट का रोल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, लाइक पॉलिसीज एक बहुत फेमस आया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी, जिसमें के थ्रू क्या किया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड को एनकरेज किया जा रहा है सेफ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, एंड गर्ल चाइल्ड्स को एम्पावर करने के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लान्स ला रही है। ऑल्सो अगर कोई सोनोग्राफी के थ्रू जेंडर पता कर रहा है बच्चों का, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लाया गया है, इजंट इट। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड इन द होल चैप्टर। ऑल्सो हमारे एक और टर्म है विच इज डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब क्या होता है, हमारे कंट्री में कितने लोग जो हैं डिपेंडेंट हैं या काम नहीं कर सकते। तो डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें हम, इज ऑल अबाउट की नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बाय वर्किंग पॉपुलेशन। डिपेंडेंट्स वो होते हैं जो बच्चे हैं, जैसे 0 to
18 ईयर्स तक या 16 ईयर्स तक वी कैन से दीज पीपल आर डिपेंडेंट, वो काम नहीं कर सकते, बच्चे होते हैं। एंड सम पीपल आर 60 प्लस, बूढ़े हो जाने के बाद हमारे पेरेंट्स भी काम नहीं कर पाएंगे, सो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे डिपेंडेंट्स। सो दिस इज डिपेंडेंस। जब हम इसको डिवाइड करते हैं बाय द वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वर्किंग पॉपुलेशन करंट टाइम पे कौन है, हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी हैं जो काम करने जाती हैं, सो दे आर वर्किंग पॉपुलेशन, वो काम कर रही है, राइट। सो दिस इज 2 and we are 2, so this is 2/2, which is your dependency ratio। एक एग्जांपल दे रही हूँ बहुत शॉर्ट सा। so dependency ratio is all about working population, non working population या dependence by the working population। dependence कौन, children and old age people। crystal clear everyone। एक और टर्म है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम डीडी के शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट वर्किंग पॉपुलेशन बाय नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब जहां जिस कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है देन दैट ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि कोई कंट्री है जहां पे नंबर ऑफ यूथ, जैसे इंडिया की ही बात कर लो तो इंडिया में हम देखते क्या है कि हमारी कंट्री में यूथ की मात्रा ज्यादा है देन दैट ऑफ जो बूढ़े लोग हैं, जैसे 60 प्लस एज है, ऐसे लोग जो है वो कम है। एंड जो यंग एज है, जैसे टीनेजर्स जो है वो ज्यादा है, देन इट इज वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड दिस इज ओनली नोन एज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, जैसे इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, तो इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये लाइन तुमने सुनी होगी, तुम लोगों ने सुना होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में अगेन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथ की मात्रा ज्यादा है। तो जब हमारे पास यूथ अच्छी खासी नंबर में है, तो अगर हम इसके एजुकेशन पे, इनकी एम्प्लॉयमेंट पे काम करें तो क्या हो सकता है, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट आ सकता है, हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल वी होल्ड इन द यूथ, राइट। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि इस यूथ पे हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑब्जर्व ओवर हियर। दिस इज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक और है तुम्हारा एजिंग ऑफ पॉपुलेशन का टर्म। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल अबाउट कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज्यादा एज्ड हो रही है, ओके। एंड एक और हमारा टर्म आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि होता है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं किसी कंट्री में, यूथ कितने हैं या वर्किंग पीपल कितने हैं, एंड ऑल्सो ओल्ड एज पीपल कितने हैं। ये होता है हमारा ये होता है हमारा एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में एक पिरामिड होता है, इफ यू हैव सीन इन योर बुक, उसमें दिखाया जाता है कि नीचे में हमारा होता है एक विच इज शोइंग कि बर्थ रेट कितना है, साथ में यहाँ पे बर्ज्ड हुआ होता है, राइट। एंड ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। डोंट जज माय ड्राइंग बाय द वे। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बर्थ रेट कितना है एंड बच्चे कितने हैं किसी कंट्री में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वर्किंग एज किसी कंट्री में कितने हैं, एंड यहाँ पे इस प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिलता है कि ओल्ड एज कितना है। तो एज स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि किसी कंट्री में एज कैसे, एज वाइज लोग कितने हैं, ओके। एक और टॉपिक है विच इज इंडिया एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब हम इंडिया एंड उसके साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ या सेंसस ऑफ 2011 अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है देन दैट ऑफ चाइना। एंड ऑल्सो वी सी कि हमारा एक टाइम पीरियड था 90s, लेट 90s के आसपास, यू कैन से नेगेटिव ग्रोथ रेट थी हमारी। एक टर्म है नेगेटिव ग्रोथ रेट। सो दीज टर्म्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट। नेगेटिव ग्रोथ रेट इज ऑल अबाउट जहां पे हम देखते क्या है कि डेथ रेट जो है वो ज्यादा है देन दैट ऑफ द बर्थ रेट, ओके। दैट इज नोन एज योर नेगेटिव ग्रोथ रेट, ओके। सो ऐसा क्यों हो रहा था मैम की डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था? दो रीजन थे, एक था हमारा फेमाइन एंड एक था हमारा डिजीजेस, जो हम लोगों ने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। फमाइंस मतलब क्या होता है कि भुखमरी होती है। डिजीज सबसे पहले बात करें तो डिजीज क्या हो रहा था, जैसे एक पैंडेमिक था जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फैल रहा था, जिसे हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं या इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। तो वो इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा था। इंडिया ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा फैला था कि मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी इससे। साथ में अगर फेमाइंस की बात करें तो भुखमरी भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। इंडिया उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था। वी वर फेसिंग लाइक मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा था लोगों को, क्रॉप फेलियर होने की वजह से खाने को खाना नहीं था। ऑल्सो वी हैव सीन दैट रेन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं होती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो इसकी वजह से हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे कंट्री में क्या हो गया, भुखमरी हो गई, खाने की कमी हो गई। सो दीज वर द टू मेन रीजंस जिसकी वजह से हमारे कंट्री में डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई हो गई। सो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे
अमर्त्य सेन ने क्या कहा था? अमर्त्य सेन ने कहा था कि हमें हमारी गवर्नमेंट जो है इट इज़ फेल्ड टू गिव द एंटाइटलमेंट्स टू द कॉमन पीपल। सो व्हाट वी हैव डन, हम लोगों उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, साथ में बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल को फुलफिल करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। सो ये सारे कुछ सजेशंस थे जो अमर्त्य सेन ने दिए थे, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस पे काम करने की कोशिश की। जैसे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वी कैन से मनरेगा का स्कीम जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनरेगा के स्कीम के अंदर लोगों को 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, अपॉर्चुनिटी। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव सीन। नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी रेट इन इंडिया या लिटरेसी इन इंडिया। जब हम लिटरेसी की बात करते हैं, सो लिटरेसी मतलब क्या होता है कि कोई इंसान लिख भी पा रहा है, पढ़ भी पा रहा है, then that person is literate, okay, literate enough। so हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई पर्सन लिटरेट है तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, उसके अंदर हेल्थ अवेयरनेस रहेगी, राइट। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वी हैव सीन दैट ये जो है वेराई करता है अक्रॉस जेंडर एंड अक्रॉस सोशल ग्रुप एंड अक्रॉस रीजन। अक्रॉस जेंडर की बात करें तो वो पहले बहुत ज्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता था, तो मेल भी एजुकेटेड नहीं थे, फीमेल्स भी एजुकेटेड नहीं थी। जब मेल्स एजुकेशन लेना स्टार्ट किए तब फीमेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे थी। तो जेंडर वाइज अभी भी वुमेन्स को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है फॉर एजुकेशन। सेकंड इज सोशल ग्रुप, जैसे एससीज, एसटीज, ओबीसीज जैसे लोग हैं जिन्होंने जो एजुकेशन नहीं ले पाए क्योंकि उन्हें स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, एक्सेट्रा, वी हैव सीन ऑलरेडी। रीजन वाइज कुछ ऐसे रीजन है जैसे हम लोग देखते हैं केरला जैसा रीजन, यहाँ पे लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जैसे बिहार जहाँ पे लिटरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 योर बुक इज मेंशनिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर रूरल अर्बन डिफरेंस। रूरल अर्बन डिफरेंस की बात करें सो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा गांव में रहा करते थे, लेकिन अब जो है बहुत कम लोग गांव में बचे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्या कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ के लिए अवेयर हो रहे हैं भाई कि अब गाँव में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम तो शहर में जाएँगे, जॉब करेंगे वहाँ पे अच्छी लाइफ़स्टाइल है, एक्सेट्रा। तो क्या हो रहा है, वहाँ की लाइफ़स्टाइल देख के मीडिया में, टीवी में देख रहे हैं कि उधर की लाइफ़स्टाइल अच्छी है। सो इसीलिए वो मूव कर रहे हैं। साथ में उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज़ है, उनसे छीन ली जा रही है। ऑल्सो एनोमिनिटी है, मतलब तुम यहाँ पे कुछ काम करोगे, तो तुम्हें जैसे होता है ना कि अगर तुम एससी हो या एसटी हो तो तुम टीचिंग नहीं कर सकते हो, ये तुम डिजर्व नहीं करते टू टीच। सो अगर तुम किसी और स्टेट में जाओगे जहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होंगे, कोई जज नहीं करेगा तुम्हें, तो वहाँ पे तुम जाके कोई भी काम करो, टीचिंग करो, चाहे जो भी करो, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो दैट इज द थिंग विच अर्बन एरियाज गिव्स यू। सो इस रीजन की वजह से भी बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ी थी कि कैसे पॉपुलेशन पॉलिसी इन 1951 अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कमेटी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। 1952 में तुम्हारा लॉन्च हुआ था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो इंडिया एक फर्स्ट ऐसा कंट्री है जहाँ पे इस टाइप की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पॉलिसीज लाई गई थी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई लोगों को पॉपुलेशन के बारे में अवेयर करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में अवेयर करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में अवेयर करेंगे, ग्रोथ पर ध्यान देंगे लोगों की, इम्प्रूव करेंगे हेल्थ स्टैंडर्ड्स को, एंड सोशल अवेयरनेस समाज में लाएंगे। इमरजेंसी के टाइम पे ये हिट होता है जब लोगों को मास स्टेरिलाइज कराया जाता है, तब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें लाइक उनकी बेसिक, सबसे पहले तो इमरजेंसी में उनसे बेसिक राइट्स उनकी छीन ली गई थी। उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती उनका स्टेरिलाइजेशन कराया, जिसके बाद लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए एंड दे डिमांडेड फॉर कि इस गवर्नमेंट को हटाओ। फिर नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रीनेम करके उसने क्या रख दिया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई। इसका जो फोकस है ये हो गया मेनली पॉपुलेशन को स्टेबल करना, मैटरनल हेल्थ पे ध्यान देना, चाइल्ड सर्वाइवल पे ध्यान देना, एजुकेशन एंड वुमेन्स के डेवलपमेंट पे हेल्प करना, वेलफेयर पे काम करना, मेन इसका फोकस बना। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो यू कैन आस्क मी इन द इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफ माइन। यहाँ पे भी तुम अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय।
आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के सोशियोलॉजी के बुक नंबर 1 ऑफ इंडियन सोसाइटी के चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं विथ रैपिड रिवीजन इन 20 मिनट्स, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सभी एंड आप सभी की सभी दी या फिर सभी मैम। मेरा नाम है अदिति ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, सो विद इन 20 मिनट्स हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर को करना है कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने पढ़ रखा है कि व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। समाज में इंडिविजुअल्स रहते हैं, सोशल बीइंग्स रहते हैं, हम रहते हैं। अब हम जानवरों की तरह रहना शुरू कर देंगे अगर ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ना हो तो। हमें एक रूल, एक रेगुलेशन में बांधने का काम सोशल इंस्टीट्यूशंस का होता है। एंड इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने मेनली 3 चीजों के बारे में पढ़ा है कि कास्ट कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता हुआ आया है अब तक, ट्राइब एंड फैमिली, इन तीनों का रोल, इन तीनों सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। एंड इस वीडियो में हम छोटा सा एक रिवीजन करने वाले हैं ऑफ व्हाटएवर वी हैव रेड अबाउट दीज 3 इंस्टीट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ कास्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि कास्ट क्या होता है। कास्ट इज ऑल अबाउट जो एक थियोरेटिकल या स्क्रिप्चर, मतलब हमारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ था इसके बारे में। इट वाज बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे टोटल 4 फोल्ड पार्ट्स होते हैं ऑफ वर्ना सिस्टम, राइट। कास्ट का अगर एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग बात करें तो कास्ट का मतलब होता है कलर। वी हैव डिस्कस दैट इज अ फैक्चुअल थिंग विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ऑल्सो अगर हम बात करें फिक्स्ड कैटेगरीज की तो हम लोगों ने बात किया था कि ब्राह्मणस होते हैं फर्स्ट, देन उसके बाद क्षत्रियस, देन वैश्यस एंड शूद्रस। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड कैटेगरी है, ऊपर नीचे बना दिया हुआ है। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगे, जो नीचे है वो नीचे ही रहेंगे। इसको हम पैन इंडिया, पूरे इंडिया के लोगों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था इन दी वर्ना सिस्टम। एंड ऑल्सो ये आइडियल है, फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट से लिया गया है। ओके जब हम बात करते हैं जाति की, तो जाति जो है वो कास्ट से डिफरेंट होता है। जाति क्या है, एक लोकल कैटेगरी है। हम लोगों ने सबसे पहले बना दिया कि कास्ट सिस्टम के अंदर होते हैं ब्राह्मणास, वैश्यास, शूद्रास, ये सब, राइट। अब जाति क्या होती है, ब्राह्मण्स के अंदर बहुत से लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज भी होते हैं, राइट। सो ब्राह्मण्स के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। क्षत्रियस के अंदर भी कुछ होते हैं, किंग्स कुछ होते हैं, रूलर्स कुछ होते हैं, वॉरियर्स। तो ये क्या है, ये जातियां होती हैं। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड जाति। जाति की बात करें तो रियल लाइफ ऑक्यूपेशंस पे बेस्ड होते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ जातिज एग्जिस्ट करते हैं, रीजन टू रीजन इट वेराइज ऑल्सो। आज के टाइम पे भी हम जाति को देखते हैं, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम कास्ट को उतना नहीं देख रहे, उतना फॉलो नहीं हो रहा, उतना स्ट्रिक्टनेस अभी नहीं देखने को मिल रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि लेट वैदिक पीरियड में हमारे कास्ट सिस्टम कैसा था। बहुत पहले की बात है, लेट वैदिक पीरियड में कास्ट जो था वो डिसाइड होता था कि तुम कौन सा ऑक्यूपेशन करते हो, दैट विल डिसाइड कि विच कास्ट यू बिलोंग फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ तो दैट मीन्स आई शुड बी अ ब्राह्मण। अगर मुझे वॉरफेयर में इंटरेस्ट है तो दैट शोज दैट आई एम अ क्षत्रिय। तो मैं जो ऑक्यूपेशन करती हूँ दैट विल डिसाइड कि मेरा कास्ट क्या होगा पहले के टाइम पे। पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, चेंजेस आए, जैसे कॉलोनियल पीरियड हम कह सकते हैं इसे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया पे रूल करना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वेज की, हमारे पॉपुलेशन को स्टडी की एंड उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या बना दिया, रिजिड बना दिया। इसके बाद से फिर क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम जो है इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, इस टाइम से हो गया, ठीक है। ये बर्थ के बेसिस पे पोस्ट वैदिक पीरियड में हुआ, पहले इट वाज नॉट रिजिड। ओके दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम पीरियड्स। देन इज फीचर्स ऑफ कास्ट। हम लोग जानते हैं कि हमारे कास्ट के अंदर फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो चेंजेस लाए उसके बाद से कास्ट जो था वो बर्थ बेस्ड हो गया। वही डिसाइड करेगा कि क्या ऑक्यूपेशन तुम करने वाले हो, राइट। एंडोगैमी मतलब मैरिज से रिलेटेड रूल्स बना दिए कि अपने कास्ट के अंदर ही, अपने रिलीजन के अंदर ही तुम्हें शादी करनी है। फूड से रूल्स, फूड शेयरिंग से रूल बना दिया। हायरार्की मतलब एक डिवीजन क्रिएट कर दिया कि तुम समाज में ऊपर में आते हो, तुम समाज में नीचे में आते हो, एक्सेट्रा। सेगमेंटल डिविजन्स बना दिए एंड ऑक्यूपेशन अगेन लिंक कर दिया। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन डिटेल, आई एम नॉट मूविंग इन दैट। फंक्शनिंग प्रिंसिपल क्या होता है ऑफ कास्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है ऑफ 2025, इसे इग्नोर मत करना। 2 फंक्शनिंग प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है सेपरेशन वर्सेस डिवीजन। सेपरेशन मतलब सभी कास्ट एक दूसरे से सेपरेट हैं, सब कास्ट एक दूसरे से अलग हैं, राइट।
एंड डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कास्ट में, जैसे रूल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस हम देखेंगे मैरिज से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिफरेंसेस होते हैं, राइट? सो दैट कम्स अंडर योर डिफरेंसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज योर होलिज्म एंड हायरार्की। होलिज्म मतलब सब कोई समाज में इंटरडिपेंडेंट है। एक काम जैसे हम लोगों ने बात किया था, जो शूद्रास होते हैं वो सबको सर्विस दे रहे होते हैं, ब्राह्मणास जो कि पूजा करा रहे होते हैं, क्षत्रियास जो कि वॉरफेयर करके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सोसाइटी में, दैट इज होलिज्म। हायरार्की की बात करते हैं तो लोग जो है वो सेपरेटेड हैं, एक प्रॉपर हायरार्की में अरेंज्ड है, दैट इज योर हायरार्की। कुछ लोग जो है वो ऊपर आते हैं, कुछ लोग जो है वो नीचे आते हैं। हायरार्कियल ऑर्डर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्कियल मॉडल समाज कैसे चलता है, तो एक होता है प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी एंड पोल्यूशन में हम देखते हैं कि जो ऊपर वाले लोग हैं, जैसे ब्राह्मणास हैं, क्षत्रियास है, वैश्यास है, दे विल बी टर्म्ड एज प्योर, एंड जो उसके नीचे हैं जैसे अनटचेबल्स हो गए या शूद्रास हो गए, दे विल बी टर्म्ड एज अनप्योर या इम्प्योर कह सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज पावर एंड स्टेटस। जिनके पास पावर है समाज में, किनके पास ही पावर होगा? जो हाई कास्ट से हैं उनके पास पावर होता है, जो लो कास्ट के हैं उनके पास पावर एंड स्टेटस दोनों नहीं होता है। तो दैट इज आल्सो द थिंग व्हिच वी सी ओवर हियर। नेक्स्ट इज कास्ट इन कॉलोनियल इंडिया। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉलोनियल टाइम्स में कैसे कास्ट को समझने के लिए ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया था, राइट? उसके बेसिस पे उन्होंने कास्ट को रिजिड बना दिया था। एससीज एंड एसटीज के बारे में, एससीज एंड एसटीज का टर्म एंड डिप्रेस्ड क्लासेस का टर्म भी इंट्रोड्यूस किया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला था, जैसे एससीज और एसटीज, जिनको समाज में बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात चलाई थी उन्होंने, राइट? नेक्स्ट है हमारा कास्ट इन इंडिपेंडेंस। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तब हमें क्या देखने को मिला? कास्ट में चेंजेस। हम लोगों ने कास्ट में, हम सबसे पहले तो हमारे कुछ लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, इन्होंने अपोज किया अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस को, इक्वालिटी को प्रमोट किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी सी। Then reservations दिया to SCs, STs and OBCs as well. मॉडर्न लाइफ में हम देख रहे हैं कि कैसे ये कास्ट का जो टर्म है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, इन्फ्लुएंस कम हो गया है, बट पॉलिटिक्स में ये बढ़ता हुआ जा रहा है, isn't it? Also there is one thing which is संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट रिचुअल्स, लाइफस्टाइल्स एंड प्रैक्टिसेस। हम देखते हैं कि लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं रिचुअल्स, लाइफस्टाइल्स, प्रैक्टिसेस ऑफ द अपर कास्ट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। इन द कमेंट सेक्शन लिख के बताओ कि संस्कृताइजेशन का टर्म किसने कॉइन किया था। सेकंड है हमारे संस्कृताइजेशन में एडवांटेज क्या है कि तुम्हारा स्टेटस तो बड़ा हो जाता है, तुम एक प्रॉपर स्टेटस में रह रहे होते हो। जो चीजें तुम पहले नहीं कर सकते थे वो चीजें तुम कर सकते हो, जैसे तुम पार्टीज में जा सकते हो, सेरेमनीज में जा सकते हो, एक्सेट्रा। डिसएडवांटेज क्या है कि तुम्हारा अपना कल्चर का जो वर्थ है वो तुम खो दोगे, आइडेंटिटी तुम्हारी इरोज हो जाएगी। रिजल्ट क्या है? तुम्हारा पोजिशन समाज में चेंज हो जाएगा, पर तुम्हारे स्ट्रक्चर में, तुम्हारे कास्ट या तुम्हारे ओन कल्चर में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है डोमिनेंट कास्ट का टर्म। डोमिनेंट कास्ट का टर्म में हम देखते हैं कि डोमिनेंट कास्ट कौन है? वो कास्ट जिनके पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसी एरिया में, और साथ में उनके पास जमीन है एंड प्रॉपर रिसोर्सेज है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज है। दैट कास्ट विल बी टर्म्ड एज योर डोमिनेंट कास्ट। क्लियर एवरीवन? जैसे यादव्स इन यूपी एंड बिहार, जट्स इन हरियाणा एंड पंजाब। ओके, पहले के टाइम पे हम देखते थे कि जो हमारे डोमिनेंट कास्ट थी वो हायर कास्ट के लोग ही, जो हायर कास्ट के लोग थे पहले के टाइम पे वही डोमिनेंट कास्ट थे। लेकिन जैसे ही हमारी लैंड पॉलिसी आई या लैंड रिफॉर्म्स आया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट कास्ट जो हैं उनको पावर मिल चुकी है एंड दे आर नाउ द डोमिनेंट कास्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, दैट इज कास्ट। नेक्स्ट इज योर ट्राइब। ट्राइब की बात करें, ट्राइब्स आर द ओल्डेस्ट communities of the subcontinent, we already know। जब हम बात करते हैं ट्राइब्स की, तो they don't have any religion, right? They don't have any political structure, they don't have any discrimination or any kind of hierarchy in themselves, that we have discussed already। जब हम ट्राइब्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो there is one thing which is permanent traits, जैसे कि रीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, बॉडी फीचर्स हो गए, ये उनके परमानेंट ट्रेट्स के अंदर आते हैं। हम लोगों ने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे नॉर्थ ईस्ट में उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है।
नेक्स्ट है तुम्हारा अक्वायर्ड ट्रेड्स। अक्वायर्ड ट्रेड्स मतलब वो ट्रेड्स जो हमें समय के साथ साथ हम अक्वायर करते हैं, हम सीखते हैं। जैसे हमारा वर्क, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती जाती है। जैसे ट्राइबल्स लोगों से उनका लैंड ले लिया गया तो अब वो मेन स्ट्रीम में आ गए, हिंदू सोसाइटी के साथ वो असिमुलेट होने लग गए, वो उनके जैसे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को ट्राई कर रहे हैं। सो दैट इज अक्वायर्ड ट्रेड्स। परमानेंट ट्रेड्स मतलब मैं जैसी हूँ, मेरे अंदर जो चीजें हैं, जो क्वालिटीज हैं, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ या आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म। इसके अंदर क्या है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे ट्राइब्स जो है वो बोलते हैं कि इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, इट इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रमोट करता है यूनिटी, आइडेंटिटी एंड कल्चरल प्राइड इन अमॉन्ग द ट्राइब्स। एंड इट इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ट्राइबल्स जो है वो अपने आप को मेन स्ट्रीम से अलग बताने की कोशिश करते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस काइंड ऑफ थिंग दे डू। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी रेड इन द होल चैप्टर इज नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कॉलोनियल टाइम्स में उनसे उनका फॉरेस्ट ले लिया गया था ट्राइब से, देन उनसे उन्हें जबरदस्ती ले जाके प्लांटेशंस कराया जा रहा था टू डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, isn't it? So that kind of brutal things they have faced, and after that पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो अब हम देख रहे थे इंडिया में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे ट्राइबल्स थे, जो हमारे ट्राइब्स थे, उनको अगेन डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम द जंगल्स, फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर लैंड। एंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो अभी तक कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। इसके बाद है कुछ ट्राइबल्स आइडेंटिटी, इसके बाद आती है ट्राइबल्स आइडेंटिटी टुडे। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि उन्हें पॉजिटिव अचीवमेंट्स मिला है, जैसे स्टेटहुड मिल गया है इन द स्टेट्स लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़, उन्हें स्टेटहुड मिल गया है पर्टिकुलर। देन आजकल हम देख रहे हैं कि जो ट्राइब्स है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रख रहे हैं, इजंट इट? एंड ऑल्सो बहुत से लिटरेचर लिख रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को शो करने के लिए, एक्सेट्रा। चैलेंजेस की बात करें तो बहुत लिमिटेड सिविल राइट्स हैं, क्राइम है, वायलेंस है, एंड पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं मिल रहा है ऑन द रिसोर्सेज वेयर दे आर लिविंग, दैट इज द चैलेंजेस। एंड रीजन देख रहे हैं हम ऑफ ट्राइबल्स डेवलपमेंट इज, अब हम देख रहे हैं क्या, ट्राइबल्स जो हैं वो अपने लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने लिए एक काइंड ऑफ मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए ऑन देयर लैंड, ऑन देयर रिसोर्सेज। ऑल्सो they are trying to protect their culture, rights and land, that is their demand, and इसके बेसिस पे वो मूवमेंट्स कर रहे हैं। the whole chapter is all about this, caste and tribe। and the third thing which we have read in the whole chapter was about family। फैमिली क्या होती है, वी ऑल नो, हम देख रहे हैं कि टाइम पहले के टाइम पे क्या था, बहुत पहले इंडिया जो थी वो जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में हम रहते थे, जहाँ पे हमारे दादाजी थे, दादी थी, फिर हमारे चाचा थे, चाची थी, उनके भी बच्चे थे, एक ही घर में सब थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत मॉडर्न टाइम पीरियड आया, जब हम देख रहे हैं कि मम्मी पापा और बच्चे हैं, राइट, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। अब हम देख रहे हैं कि मम्मी पापा जब बहुत ज्यादा वर्किंग हो जा रहे हैं तो बच्चे को ख्याल रखने के लिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स की जरूरत है, तो शिफ्ट हो रहा है फैमिली के स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम, ये देखने को मिल रहा है। पहले के टाइम पे जब कॉलोनियल टाइम था तब चेंज देखने को मिला, फिर आफ्टर फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद चेंजेस आया, और उसके बाद अभी मॉडर्न टाइम्स में भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं फैमिली के स्ट्रक्चर में। अब जब हम फैमिली के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन आता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम देखते हैं कि एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स एंड किड्स, एक होता है जॉइंट फैमिली, और एक होता है और एक्सटेंडेड फैमिली, वो भी तुम लिख सकते हो, extended family। next is on the basis of residence there is patrilocal। patrilocal मतलब वही कि वाइफ शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर आती है। एक होता है मैट्रिलोकल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लेट मी राइट इट। मैट्रिलोकल इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम देखते हैं कि शादी के बाद, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ओके। मैट्रिलोकल इज ऑल अबाउट, जहां पे हम देखते हैं कि शादी के बाद हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ के घर आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम देखते हैं पैट्रिलिनी, जहां पे प्रॉपर्टी फादर टू सन जाता है एंड सन टू ग्रैंडसन जाता है, ऐसे। एंड मैट्रिलिनी में क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो मम्मी अपनी बेटी को पास करती है, बेटी अपनी बेटी को पास करती है, दैट इज योर मैट्रिलिनियल। एंड अथॉरिटी में क्या होता है, अथॉरिटी में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी वी सी देयर इज पेट्रियार्कल, दैट इज मेल हेड होगा फैमिली में, एंड मैट्रियार्कल जहाँ पे फीमेल हेड होंगी, ओके। अब डिस्कशन एंड डिबेट्स इसमें भी चलती है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि नहीं आजकल के टाइम में, मैट्रियार्कल होती है कि नहीं, तो ये एक डिबेट्स का मैटर हो गया। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर्स डिस्कशन विद इन 20 मिनट्स। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कि मैम हम लोगों ने पूरा देखा, हमें सब कुछ समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।
इस वीडियो में हम पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी 20 मिनट्स के अंदर विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। ओके, सो वीडियो को ध्यान से देखना है एंड कमेंट सेक्शन में होमवर्क्स का आंसर भी लिखना है। क्लियर एवरीवन? जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सविदी या फिर सवी मैम। मेरा नाम है अदिति ओझा एंड आज के इस वीडियो में, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा था, क्लास 12 के सोशियोलॉजी के इंडियन सोसाइटी के बुक के चैप्टर नंबर 5 को हम कंप्लीट करेंगे। सो डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर को टोटली मैंने डिवाइड कर रखा है इन 2 पोर्शंस। फर्स्ट पोर्शन इज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोशल इनइक्वालिटी क्या है। सेकंड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे सोशल एक्सक्लूजन को। क्लियर एवरीवन? सोशल इनइक्वालिटी पे मूव करते हैं। सोशल इनइक्वालिटी मतलब क्या कि किसी को इक्वल एक्सेस नहीं मिल रहा है। जो चीज तुम्हें मिल रही है, जैसे एजुकेशन हो, चाहे अदर फैसिलिटीज हो, नेटवर्क्स हो, कनेक्शंस हो, एक्सेट्रा, जो चीज तुम्हें मिल रही है वो चीज मुझे नहीं मिल रही है। सो अनइक्वल एक्सेस है टू सोशल रिसोर्सेज। सोशल रिसोर्सेज क्या होता है मैम? सोशल रिसोर्सेज मतलब होता है इकोनॉमिक कैपिटल। बहुत भारी नाम है। इकोनॉमिक कैपिटल मतलब तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। कल्चरल कैपिटल मतलब कि तुम्हारे पास एजुकेशन है या तुम्हें एजुकेशन मिल रहा है, ऑल्सो तुम स्किल्स भी एक्वायर कर रहे हो। सोशल कैपिटल मतलब नेटवर्क्स है, कनेक्शंस है, लोगों से तुम्हारी एक रिलेशनशिप है, एक्सेट्रा। दैट इज ऑल अबाउट योर सोशल रिसोर्सेज। बहुत सारे सोशल रिसोर्सेज है, तो 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एंड जब इन तीनों का प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है टू ऑल इंडिविजुअल्स, देन इट इज सोशल इनइक्वालिटी। जब हम सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन की बात करते हैं, तब बोला जाता है कि ये सोशल क्यों है, ये सामाजिक प्रॉब्लम क्यों है, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। सो क्योंकि हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन है वो इंडिविजुअल ही फेस नहीं कर रहे होते। जैसे मैं ही सिर्फ फेस नहीं कर रही हूँ इनइक्वालिटी, मैं देख रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं या मेरे जैसे बहुत से और भी लोग हैं जो सेम सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को फेस करें। तो इट इज ऑल अबाउट ग्रुप्स एंड इट इज मोर अबाउट ग्रुप्स, नॉट अबाउट इंडिविजुअल पीपल। सेकेंड थिंग इज हम देखते हैं कि ये सोशल होता है, इकोनॉमिक नहीं। मतलब पैसे के बेसिस पे इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन हम नहीं देखते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कि सोशल सोसाइटल बेसिस पे होता है, आइडियोलॉजी की वजह से होता है, लोगों के बिलीफ पैटर्न्स की वजह से होता है। ये सिस्टमैटिक है, स्ट्रक्चर्ड है। मतलब बहुत टाइम से सोसाइटी में ये चीजें हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग इनइक्वल ट्रीट किए जाते हैं, ऑल्सो उनको समाज में एक्सक्लूड किया जाता है। क्लियर एवरीवन? तो सवाल पूछेगा कि क्यों हम इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को सोशल बोलते हैं, तो आई होप तुम आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी अब इन सोशल इनइक्वालिटी इज कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अच्छे से तुम जानते हो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को रैंक कर दिया जाता है हायरार्की में। जैसे सबसे नॉर्मल हायरार्की तो ये, मेरी हायरार्की कभी ढंग से नहीं बनती वैसे। सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड नेक्स्ट होते हैं शूद्राज। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है। तो यही लोगों को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम, राइट? सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। दिस इज द थिंग विच वी सी, जहाँ पे लोगों को डिवाइड कर देते हैं, रैंक कर देते हैं इन ऑर्डर। क्लियर एवरीवन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स जो एग्जाम में उठा के पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसका मतलब क्या है। जब पूछ लिया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी क्यों बोलते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम बोलते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सोसाइटी में इसलिए बिकॉज हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम एजुकेशन को ले सकते हो, पर मैं उसी स्कूल में जाके एजुकेशन नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करती हूँ या मेरा एक पर्टिकुलर रेस है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती। तो एक ऐसा नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सी सोसाइटीज में ऐसा फॉलो हो रहा था, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि ये जनरेशन वाइज परसिस्ट करता है। मतलब हमारी फैमिलीज या हमारे फैमिली में बता दिया जाता है दैट what occupation I will do and I have to follow endogamy, right? So these are the rules about food sharing. So ये सारी चीजें क्या है, जनरेशन वाइज परसिस्ट हो रही है, फॉलो हो रही हैं। तीसरा क्या है, इसको बिलीफ मतलब इसको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम आवर बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज। लोग कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं से मान रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी फॉलो हो रहा है। क्लियर एवरीवन? लोग अभी भी फॉलो करते हैं अबाउट प्योरिटी एंड पोल्यूशन एक्सेट्रा। सो दैट इज द रीजन वाई अभी तक चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट है कुछ बैरियर्स ऑफ इनइक्वालिटी, बैरियर्स ऑफ इक्वालिटी। एक्चुअली क्यों इक्वालिटी नहीं है समाज में? 3 चीजों की वजह से। सबसे पहले तो प्रेजुडिस है, लोगों की धारणा ऐसी बन गई है, इससे हम कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस या एटीट्यूड
ओपिनियंस व्हाटएवर यू से। इसमें हम देखते हैं प्रेजुडिस में कि पहले से ही हम लोगों ने कुछ थॉट्स बना रखे हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही है, अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये मैंने बस सुना है, मैंने फील किया है, इसलिए मैं मानती हूँ। स्टीरियोटाइप्स, वन मोर थिंग इज, इसको चेंज किया जा सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टीरियोटाइप्स इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, इनफ्लेक्सिबल आइडियाज होते हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या है? इट इज ऑल अबाउट कि कैटेगरीज ऑफ पीपल को हम इंफीरियर मानते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर रेस है जो इंफीरियर है, जैसे ब्लैक्स जो है वो इंफीरियर है, राइट? सो एक पर्टिकुलर रेस हो गया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, उसे हम धिक्कार देते हैं या यू को एक्सक्लूड कर देते हैं। तीसरा होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक्चुअल बिहेवियर होता है जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। जैसे कोई पर्सन है जो मेरे पास आया जॉब लेने के लिए एंड मैंने उसे कहा कि तुम्हारा मेरिट नहीं है, तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते, पर एक्चुअल रीजन, एक्चुअल मेरी मेंटालिटी क्या थी कि उसका कास्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। सो दैट इज द थिंग, दैट इज यू कैन से एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट कम्स इज सोशल एक्सक्लूजन। दैट्स ऑल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी वी डिस्कस। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम देखते हैं इंडिविजुअल्स को कट ऑफ कर दिया जाता है फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वाइडर सोसाइटी। जैसे पहले के टाइम पे वुमेन्स को घर में ही बंद कर दिया गया था। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है। अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, सोशल एक्सक्लूजन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन सम पैरामीटर्स, मतलब कास्ट को कैसे, कास्ट के अंदर कुछ मेंबर्स हैं जैसे अनटचेबल्स एंड बैकवर्ड ओबीसीज, उनको कैसे एक्सक्लूड कर दिया गया था, ट्राइब्स को कैसे एक्सक्लूड किया गया था, जेंडर या यू को, फीमेल्स को कैसे एक्सक्लूड कर दिया गया था। मेरी हैंडराइटिंग में मजा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तुम लोग नोट्स अगर देखे होगे तो तुम्हें पता है। पीपल विद फिजिकल एबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, उनको कैसे अनइक्वल ट्रीट किया था, एक्सक्लूड कर दिया था, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन चारों के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस्ड है। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अनटचेबिलिटी। सब फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद कास्ट एंड सोशल एक्सक्लूजन। कास्ट की जब हम बात करते हैं तो कास्ट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा था अभी सोशल इंस्टीट्यूशंस में। तो अनटचेबिलिटी क्या होती है? कास्ट के अंदर ही आते हैं अनटचेबल। अनटचेबल से कैसे लोग हैं, सेट्स ऑफ पीपल है जिन्होंने बहुत टाइम से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, प्योरिटी पॉल्यूशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया है। जैसे तुम सेरेमनीज अटेंड नहीं कर सकते, तुम्हें टेम्पल में जाने का अधिकार नहीं है, तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, तुम वेल्स के आसपास नहीं जा सकते हो, इस टाइप के रोक टोक लगा रखी थी इन पे, राइट? इनको बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, एक्सट्रीम सिचुएशन थी इनकी, एक्सट्रीम खराब कंडीशन थी। लेकिन हम लोगों ने देखा लीगल प्रोटेक्शन आज के टाइम पे इन्हें मिला हुआ है आर्टिकल 17 के थ्रू एंड बहुत सारे अभी भी एक्ट्स आए हुए हैं जिनके थ्रू इन्हें प्रोटेक्शन मिला है। बहुत से लीडर्स एंड बहुत से रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हुए हैं इनके लिए, राइट? ओबीसीज की बात करते हैं तो बहुत रिसेंटली इनके बारे में भी बात होना स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आया था तुम्हारा फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ काका केलकर, इजंट इट? उसके बाद फिर, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में बहुत से और भी प्रॉब्लम्स थे, तो इसलिए इनकी रिपोर्ट्स को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। फिर बाद में हम लोग देख रहे थे कि कुछ स्टेट्स में ओबीसीज को रिकॉग्निशन मिला, उनको छूट मिल रही थी। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन दैट ये मैटर कुछ टाइम बाद वापस से आया इन द सेंट्रल लेवल, जहां हम लोगों ने देखा सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का इमर्जेंस होता है, राइट? उसी टाइम के आसपास मंडल कमीशन का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन हमें देना चाहिए टू ओबीसीज इन जॉब्स एंड एजुकेशन। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? अभी हम देख रहे हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ओबीसी से वोट बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल। नेक्स्ट इज स्ट्रगल्स ऑफ आदिवासी। सो दैट्स ऑल अबाउट कास्ट एंड एक्सक्लूजन। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्राइब्स को एक्सक्लूड किया था। तो कॉलोनियल पीरियड में हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ट्राइब्स को ट्रीट किया, राइट? उनसे उनका फॉरेस्ट ले लिया, देन फॉरेस्ट पे प्लांटेशन करना चालू किया, फिर उन्हीं लोगों को क्या किया, फोर्स किया कि तुम मिक्स हो जाओ लोगों से। देन ऑल्सो उन्हें जबरदस्ती हम दूसरे कंट्री भेज रहे थे, क्यों? क्योंकि उनसे अलग कंट्री में जाके प्लांटेशन करवाना था, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा ऑफ इन द कॉलोनियल टाइम पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई डैम्स प्रोजेक्ट्स की वजह से इन्हें इनके लैंड से हटा दिया जा रहा था। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई तो बहुत से लैंड्स को ले लिया गया था फ्रॉम दी ट्राइबल्स। एंड ऑल्सो जब हम देखने लगे कि कुछ प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट फर्म्स जो हैं वो फॉरेस्ट में जाना चालू हो गई, वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करना चालू कर दी। एंड ऑल्सो
फॉरेस्ट को लेने के बाद वो प्रॉपर कंपनसेशन नहीं कर रहे थे टू द ट्राइब्स। साथ ही हम ये भी देख रहे थे कि कैसे वो लोग जाके फॉरेस्ट में बस जा रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स जो है, बहुत सारे नॉन ट्राइब्स जो है वो फॉरेस्ट में जा जाके सेटल होना चालू कर दिए, जिसकी वजह से ट्राइबल्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो आदिवासी का मेजर अचीवमेंट्स है स्टेटहुड ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर इन्हें 5th एंड 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन मिल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट्स आ गए। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं ट्राइबल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हैं अचीवमेंट्स विच वी हैव रेड। नेक्स्ट इज द थर्ड कैटेगरी विच इज फीमेल्स। फीमेल्स को कैसे एक्सक्लूड किया गया था, तो जैसे बायोलॉजिकल बेसिस पे उन्हें बोला जाता था कि दे आर बायोलॉजिकली वीक, दे कैन नॉट होल्ड लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड दे कैन नॉट मैनेज एनीथिंग। ये इट इज मोर अबाउट ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों मौजूद हो रहे थे, पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से। ओके बहुत सारे रिफॉर्मर्स टाइम टू टाइम आए, जैसे एमजी रानाडे आए, राइट, जिन्होंने विडोज के लिए आवाज उठाई। देन ज्योतिबा फुले आए थे, इन्होंने किसके खिलाफ किसके लिए आवाज उठाई थी, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सर सैयद अहमद खान आए, जिन्होंने वुमेन्स मुस्लिम वुमेन्स के एजुकेशन पे फोकस किया। राजा राम मोहन आए, जिनकी वजह से राजा राम मोहन रॉय आए, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट, अब क्या सिर्फ मेल ही रिफॉर्मर्स थे, तो नहीं, फीमेल रिफॉर्मर्स भी थी उस टाइम पे, जैसे ताराबाई शिंदे हो गई। इन्होंने क्या लिखा था, स्त्री पुरुष तुलना लिखा था। इन्होंने कंपेयर किया था मेंस एंड फीमेल्स को। इन्होंने बताया था कि कैसे मेन जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, अपने फायदे के लिए क्या बोलते हैं, वुमेन्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं एंड दे डू नॉट गिव रिस्पेक्ट टू देम एक्सेट्रा, वी हैव सीन ओवर हियर। देन है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, जिनके बारे में बताया हुआ था कि बहुत अच्छी राइटर हैं, इनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। ऑल्सो इन्होंने लिखा था अबाउट द फेमस सुल्तानाज ड्रीम, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि क्या, इसके अंदर एक स्टोरी थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि मेल्स जो है वो फीमेल्स का काम करना शुरू कर दिया एंड फीमेल्स जो है वो मेल्स का काम करना शुरू कर दी। तो समाज में कैसे शी वाज ट्राइंग टू प्रमोट women's education and she was trying to promote women's in society, right? नेक्स्ट हम लोग और भी देख रहे थे कि कैसे वुमेन्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह खुल रहे थे, जो वुमेन्स के राइट्स के लिए डिबेट्स कर रहे थे एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल विच इज डिफरेंटली एबल पीपल। पहले के टाइम पे इन्हें बहुत डेरोगेटरी टर्म्स के थ्रू बुलाया जाता था, लेकिन अभी हम लोग एक प्रॉपर टर्म्स ला रहे हैं इनको रेस्पेक्ट देने के लिए, जैसे डिफरेंटली एबल, स्पेशल पीपल एक्सेट्रा। हम देखते हैं कि दे आर फिजिकली चैलेंज, बट फिजिकली चैलेंज होना तो एक अलग बात है, पर समाज में इन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, दैट इज मेकिंग देम what known as excluded from the mainstream society, that is making them more feel more insecure. Okay, जैसे कि अगर हम बात करें की फीचर्स की, तो हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो इन्हें ट्रीट करते हैं एज कि बायोलॉजिकली ऐसे हैं, एक्सीडेंटल कॉज की वजह से हैं, मतलब वही बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, दया इनके लिए फील की जाती है, इनको नॉर्मली ट्रीट नहीं किया जाता, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इनको नॉर्मली ट्रीट नहीं किया जाता है। द सेकेंड थिंग, इनको ब्लेम किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि इनके कर्म, इनके पहले के जन्म में ऐसे कर्म होंगे, इनका फेट होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स ऐसा है। विक्टिम्स की तरह इन्हें देखा जाता है एंड ऑल्सो इन पे दया की जाती है, पिटी शो किया जाता है। इनको नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, डिसेबल्ड इनको माना जाता है एंड इनको जब भी देखा जाता है तो इनको देख के लगता है, इनको देख के माना जाता है कि इनको हेल्प, एवरी टाइम इन्हें हेल्प की जरूरत है एक्सेट्रा। मतलब प्रॉब्लम क्या है ना कि सोसाइटी ने कभी भी इन्हें इक्वल तरीके से, नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से इनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी देन दैट ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम इज समथिंग विच दे आर ट्राइंग टू डील विद, बट अगर सोसाइटी में उन्हें अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो दैट इज द मेन थिंग दैट दे वर फेसिंग। बहुत रिसेंटली इनके प्रॉब्लम्स को सामने रखा गया है, जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत से नॉर्मल स्कूल्स भी हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, तो इनके स्कूल्स में कैसे एजुकेशन हो रहा है ऐसे तुम गेस कर सकते हो। तो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, फैमिली सपोर्ट, ये सारी चीजें क्या है, ऑल दीज थिंग्स लेड टू कि तुम देखोगे कि जो डिसेबल पीपल है वो मेनली बेगिंग करने लग गए थे। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिलना, पुअर सैनिटेशन, ये सारी क्या है, ये दिखा रहा है कि कैसे डिसेबिलिटी और पोवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा लिंक्ड है। जब हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर सैनिटेशन एंड प्रॉपर केयर नहीं दी जाती है, then only the child is disabled mostly in most of the cases. census of 2001 के हिसाब से 2.19 करोड़ people हैं differently abled in India.
रीसेंट चेंजेस की बात करें तो अवेयरनेस लाई जा रही है बहुत ज़्यादा इनके बारे में। फैसिलिटीज़ जैसे रैम्प्स बनाए जा रहे हैं, पार्किंग में इनको फैसिलिटी मिल रही है, लिफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, बाथरूम्स एंड इन मॉल्स एंड एयरपोर्ट्स, दिस इज़ द फैसिलिटीज़। स्पेशल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं इनके लिए एंड हॉस्पिटल्स भी। साथ में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ऐसे लॉज भी आए जो इनको प्रोटेक्ट कर सकें। सो दैट्स इट, द होल चैप्टर वाज ऑल अबाउट कि इनइक्वालिटी क्या है। ऑल्सो इट वाज मोर अबाउट एक्सक्लूजन, कि किन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सक्लूड करके रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कास्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा अनटचेबल्स एंड ओबीसीज के बारे में। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्राइब्स, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट वुमेन्स एंड एट द एंड डिसेबल्ड पीपल, कैसे इन लोगों को बहुत टाइम तक एक्सक्लूड किया गया एंड धीरे धीरे इन पे काम किया जा रहा है एंड समाज में चेंजेस आ रहे हैं एक्सेट्रा। सो टिल हेयर आई होप सब कुछ समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम सब कुछ समझ में आ गया है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को 20 मिनट्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं विदाउट लीविंग एनी इंपॉर्टेंट और एनी टॉपिक वी कैन से। वीडियो में बने रहो एंड तक ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ऑल्सो अगर मैं होमवर्क दूं तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। दैट्स इट। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। मेरा नाम है अदिति ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि चैलेंजेस क्या हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की। तो सबसे पहले जब कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं एंड जब हम एक कल्चर पे फोकस करते हैं तो दूसरा कल्चर बोलता है कि तुम जाओ, सिर्फ उनके उनके ऊपर ध्यान दो, हम पे हमारा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे होता ना कि घर में है हम तो मेरा भाई भी है, मैं भी हूँ, तो मम्मी अगर भाई को ज्यादा प्यार कर रही है तो फिर मैं बोलूंगी कि भाई तुम भाई के पास ही जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच वी सी इन कल्चरल डाइवर्सिटी। सो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ा था, कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है। कम्युनिटी आइडेंटिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही होती है। डिटेल में मैंने बस बताया था कि क्या होता है कम्युनिटी आइडेंटिटी। वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, प्लेलिस्ट नीचे ही देखिएगा तुम्हें। क्लियर एवरीवन, या फिर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है, ये बेसिक कम्युनिटी जो है वो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, हमें क्या करती है, हमें सिक्योर फील कराती है, फैसिलिटीज देती है एक्सेट्रा। हम कौन हैं, हमारा रिलीजन क्या है, इवन हमारा नाम जो है वो भी हमें हमारी सोसाइटी से, हमारी कम्युनिटी से मिलता है। ओके एंड हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कौन से कम्युनिटी में बॉर्न होना है। क्लियर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज हम इट कैन नॉट बी अचीव्ड, हम अचीव नहीं करते इसे अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को, बट इट इज समथिंग विच वी गेट एज एन इंडिविजुअल। इट इज यूनिवर्सल, हर किसी का कोई ना कोई मदर टंग होगा, कोई ना कोई कल्चर होगा, कोई ना कोई वैल्यूज होंगे जो उसके ग्रुप से उसे मिलता है, उसके कम्युनिटी से उसे मिलता है। एंड कम्युनिटी कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे वो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड इट इज समथिंग जो हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। अगर मेरी कम्युनिटी के बारे में कोई खराब बोलता है तो क्या होता है, उससे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत से वॉर भी, ऐसे सिविल वॉर्स भी हमें देखने को मिलता है टाइम टू टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कल्चरल और कम्युनिटी आइडेंटिटी पे कोई अटैक करे तो। क्लियर एवरीवन, जैसे हम लोगों ने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस भी कर रखा था, जैसे श्रीलंका में वॉर हुआ था, सिविल वॉर, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, इजंट इट। नेक्स्ट है तुम्हारा नेशन। जब हम बात करते हैं नेशन की, तो व्हाट इज नेशन? नेशन मतलब एक काइंड ऑफ फीलिंग होती है, साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ वननेस, जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम एकजुट फील कर रहे होते हैं, दैट वी बिलोंग टू वन। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटी। नेशन जो है वो कम्युनिटीज होती है ऑफ कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे कम्युनिटी, छोटे छोटे कम्युनिटी मिल के बनाते हैं एक नेशन को। ठीक है, नेशन मतलब इंडिया एक ही नेशन है जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हम लाइक वी डू नॉट से वी आर फ्रॉम, वी समटाइम्स इन कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, बट ऐसा हम एक्चुअल में नहीं बोलते कि आई एम अ पंजाबी ओनली, आई एम नॉट एन इंडियन, दैट इज नॉथिंग। वी ऑल आर इंडियन एज अ होल, सो दैट इज द थिंग ऑफ नेशन। ओके, दैट्स ऑल अबाउट नेशन। व्हेन इट कम्स टू स्टेट, तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट में चार चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है तुम्हारा एक पर्टिकुलर टेरिटरी हो तुम्हारे पास। सेकंड है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास। तीसरा है कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड चौथा है कि तुम्हारे पास सोवरेनिटी होनी चाहिए।
ओके, ये 4 चीजें अगर तुम्हारे पास है, किसी नेशन के पास है, तो दैट नेशन विल बी टर्म्ड एज अ स्टेट। ओके, वेल मैक्स वेबर ने भी डेफिनेशन दिया है स्टेट का कि स्टेट जो है वो एक लेजिटिमेट पावर अपने अंडर होल्ड करके रखता है, मतलब एक फोर्स होता है, एक पावर होता है जो लेजिटिमेट होता है। लेजिटिमेट मीन्स समथिंग विच इज राइट। नाउ इंडिया कैसे एक नेशन स्टेट है, दैट इज द मेन थिंग। इंडिया नेशन स्टेट इसलिए है बिकॉज वी आर वन, वी आर ऑल वन नेशन। हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर बहुत से रिलीजन है, बहुत से लैंग्वेज है, बहुत से कल्चर है, बट हम एक ही चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट वी ऑल आर इंडियन। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नेशन स्टेट। वाई वी आर स्टेट नेशन, वी आर बोथ बेसिकली। तो हम स्टेट नेशन इसलिए हैं बिकॉज हम क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, सभी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड प्राउड फील करते हैं ऑफ बीइंग एन इंडियन। वी ऑल हैव मेनी कल्चर एंड सभी कल्चर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करता है। फॉर बीइंग अ स्टेट वी हैव व्हाट नोन एज अ प्रॉपर टेरिटरी, अ प्रॉपर पॉपुलेशन, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास सोवरेनिटी भी है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टेट नेशन एज वेल। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है हमारी 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अगर तुम भूल गए हो तो अभी मैं याद दिला देती हूँ। पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन मतलब चाइना का एग्जाम्पल ले लो। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर हान कम्युनिटी है या कल्चर है जिसको चाइना वाले प्रमोट करते हैं। ओके, एंड बाकी कोई भी अगर माइनॉरिटी कल्चर है तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो एक पर्टिकुलर कल्चर को, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है एक्सेट्रा, यानी कि जो भी मेजोरिटी कल्चर होगा, जो भी मेजोरिटी है उसको प्रमोट करो। ओके, दैट इज ऑल अबाउट पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रांस का एग्जाम्पल ले लो, जहां पे हम देखते हैं क्या, अपने घर के अंदर यू कैन, प्राइवेट डोमेन्स में यू कैन हैव एनी कल्चर वट एवर यू वॉन्ट। ओके, जैसे तुम घर में तिलक लगाओ या कुछ भी करो, पूजा पाठ करो, इट्स ओके, बट तुम पब्लिकली आके यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट आई हैव अ डिफरेंट रिलीजन। ओके, सो ये दोनों पॉलिसीज क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है? दोनों पॉलिसीज का मतलब यही है कि ये यूनिटी प्रमोट करे, नेशनलिज्म को प्रमोट करे एंड कल्चर के बेसिस पे कंट्री को तोड़े ना। इसीलिए बहुत से कंट्रीज फॉलो करते हैं एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन। क्लियर एवरीवन? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या एसिमिलेशनिस्ट है या इंटीग्रेशनिस्ट है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो असिमुलेशनिस्ट भी नहीं है, इंटीग्रेशनिस्ट भी नहीं है। हम सभी कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को राइट देते हैं टू फॉलो देयर रिलीजन। ऑल्सो हम छुट्टी भी देते हैं होली पे, दिवाली पे, ईद पे, etc. So that is the thing, that is why we are not following, that is why we are not neither we are assimilationist or nor we are integrationist. Okay, next is your region. रीजनलिज्म क्या होता है? रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद। कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में मैं रहती हूँ तो मैं डिमांड करूँ कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मतलब चेंजेस लाओ, डेवलपमेंट लाओ, या फिर इस पर्टिकुलर रीजन में तुम प्रोटेक्शन दो, या इस पर्टिकुलर रीजन को तुम स्टेट बना दो। सो ये सारी चीजें आती है तुम्हारे रीजनलिज्म के अंदर। लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे रीजनलिज्म हुआ था। जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी के बारे में, कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था इन डिटेल। एक छोटी सी स्टोरी है। वैसे एसआरसी की बात करें, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे नेशनलिस्ट लीडर ने इंडिपेंडेंस से पहले प्रॉमिस किया था कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे सभी के लिए स्टेट्स बनाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब हम लोगों ने देखा एज अ लीडर्स की पार्टीशन हो गया, तो अब हमें डर लग रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना देंगे तो फिर सभी स्टेट्स जो हैं वो डिमांड करेंगे कि भाई अब मुझे नेशन बनना है, अब हमें पार्टीशन होता हुआ दिख, और ज्यादा इंडिया का पार्टीशन हो सकता था, इसका डर था नेशनलिस्ट लीडर्स को, इसलिए उन्होंने नहीं किया, इंडिपेंडेंस के बाद भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं किया। तो बहुत से प्रोटेस्ट हुए, विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ, एंड फाइनली जाके हम लोगों ने देखा कि एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्टेटहुड मिलता है उसे, उसके बाद काफी सारे स्टेट्स बनते हैं, जैसे गुजरात बनता है, महाराष्ट्र बनता है, एंड रिसेंटली भी बहुत से स्टेट्स हैं जिनको लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के मिला, राइट। सो अब क्या देख रहे हैं हम? हार्मनी देख रहे हैं। तो लीडर्स को जो डर था वो डर सही साबित नहीं हुआ, isn't it? अब हम लोग बहुत ज्यादा पीस में रह रहे हैं। तो दैट इज द थिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग विच वी आर सीइंग। ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑल्सो सीन कि कैसे श्रीलंका में जब हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटी को के राइट्स को या माइनॉरिटी के कल्चर को प्रमोट नहीं किया गया, तो क्या हुआ? सिविल वॉर हो गया था। ऑल्सो हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तान में
यू को ईस्ट पाकिस्तान में डिमांड्स था कि भाई बांग्ला को प्रमोट करो, बंगाली कल्चर को प्रमोट करो, बट लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से अगेन ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से अब जाना जा रहा है। रीजनलिज्म के अंदर कुछ चैलेंजेस, जैसे माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी का झगड़ा चलता रहता है। मेजोरिटी जो रिलीजन है, जैसे हिंदूज जो हैं वो 81% ऑफ द कंट्री में पॉपुलेशन है उनकी। माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड पारसीज आते हैं। ओके, जब हम माइनॉरिटीज पे ध्यान देते हैं तो मेजोरिटी का झगड़ा, मतलब मेजोरिटी बोलने लग जाती है कि वी आर नॉट बीइंग हाईलाइटेड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं। अब जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी की, तो काफी माइनॉरिटी को राइट्स देना भी बहुत जरूरी है, ऐसा अम्बेडकर ने कहा था। ऑल्सो हम लोग देखते हैं कि माइनॉरिटी कौन है, अगर फीचर्स की बात करें तो न्यूमेरिकली स्मॉल पॉपुलेशन उनकी होती है। देन ऑल्सो वो बहुत कम बोलते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस में, अपॉर्चुनिटीज इन्हें कम मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन, इनसिक्योरिटी उन्होंने फेस किया होता है, राइट? ये सारी चीजें हैं। देन जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया जो है वो हर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। हम कहीं फोर्स नहीं कर रहे होते हैं किसी को, हर रिलीजन को, हर किसी को फ्रीडम है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन दे वांट। हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन दिया है माइनॉरिटीज को, राइट? यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन से ऐसे 2 आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रमोट किया जाएगा, अबाउट एजुकेशन, जॉब्स एक्सेट्रा। वी हैव डिस्कस इन दिस बुक। Then next thing which we have discussed in the whole chapter was communalism was also a region based problem. Communalism क्या है? जब हम बहुत ज्यादा लॉयलिटी शो करते हैं टूवर्ड्स आवर रिलीजन और टूवर्ड्स आवर ओन पर्टिकुलर कल्चर, एंड हमको लगता है कि दूसरे के कल्चर जो है वो इंफीरियर है, जैसे मेरे हिसाब से मेरा रिलीजन बेस्ट है एंड दूसरों का रिलीजन खराब है, सो दैट इज कम्युनलिज्म। मेरा मतलब मैं अपने रिलीजन को जैसे लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, अगर मेरे रिलीजन के बारे में कोई कुछ बोल दिया तो उससे मारपीट ही हो जाए, तो दैट इज योर कम्युनलिज्म। ओके, कम्युनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल है, नॉट रिलीजियस। रिलीजियस मतलब क्या? जब हम रिलीजन की बात करते हैं ना तो हम धार्मिक हो जाते हैं, हम सबको इक्वल ट्रीट कर रहे होते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, रिलीजन के अंदर हर रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाता है, इजंट इट? बट कम्युनलिज्म इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर टू गेट वोट, राइट? सो दैट इज द रीजन वाई कम्युनलिज्म जो है वो रिलीजन से काफी अलग है। इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आइडिया। ओके, नेक्स्ट इज योर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब एक होता है तुम्हारा इंडियन सेक्युलरिज्म, एक होता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। साथ में हम लोगों ने सेक्युलराइजेशन को डिस्कस किया था। कमेंट सेक्शन में सब मुझे लिख के बताएगा सेक्युलराइजेशन क्या होता है। ओके, सब लिखेगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी 2 चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, और एक चैप्टर था तुम्हारा कल्चरल चेंज। या सो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सेपरेट करेंगे हम स्टेट को और रिलीजन को। मतलब रिलीजन देखोगे ना तुम वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कम तुम्हें दिखेगा कि रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजियस मैटर्स में तुम्हें छुट्टी मिली हो, या रिलीजन को प्रमोट किया जाता हो एट द नेशनल लेवल, राइट? रिलीजन अलग मैटर है, स्टेट अलग ही मैटर है। स्टेट दूसरी चीजों को हैंडल करेगा पर रिलीजन के मैटर पे कुछ नहीं बोलेगा। दैट इज व्हाट नोन एज योर वेस्टर्न मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। वेयर इंडियन मीनिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि हर रिलीजन के लोग जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाते हैं बाई, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एज एन इंडियन ऑल द रिलीजन, राइट? लेकिन जब रिलीजन के अंदर कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सती प्रथा हुई या फिर ट्रिपल तलाक का प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया? इंटरफेयर किया, राइट? एंड चेंजेस लाए उसके अंदर। तो रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है स्टेट का, पर एक बाउंड्री है जो शिफ्टिंग इन नेचर है, वी कैन से। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट को जब बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है ना, तो वो क्या करने लग जाती है? वो पावर का मिसयूज करने लग जाती है समटाइम्स। एंड हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी तो है ही, लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। पर कभी कभार क्या होता है, जब उनके पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है तो वो क्या करते हैं? वो इमरजेंसी लगा देते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, इमरजेंसी लगा देते हैं एंड अपने राइट्स को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे लोगों की ट्रांसपेरेंसी हटा देते हैं, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने लग जाते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर एवरीवन? जैसे हम लोगों ने यूएसएसआर के एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे यूएसएसआर जो है वो अथॉरिटेरियन बन गया था। सिविल सोसाइटी की बात करें तो सिविल सोसाइटी एक नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स है, नॉन मार्केट ग्रुप्स है, जो भी कहो तुम। सो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है कि लोग जो है वो फाइट करते हैं। बहुत से लोग हैं जो वॉलंटरी आते हैं साथ में, एंड जो भी समाज में प्रॉब्लम हो रही होती है उसको गवर्नमेंट के सामने रखते हैं,
दैट इज सिविल सोसाइटी। क्लियर एवरीवन? हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी का रोल जो है वो करंट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो लोग नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं, टू द नेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं, साथ में वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इन सिविल सोसाइटीज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वल्नरेबल सेक्शंस का हेल्प करना, चाहे वो ट्राइब्स हो, वुमेन्स हो, या और भी डिसेबल पीपल हो, सभी के प्रॉब्लम्स को सामने लाना एंड प्रॉब्लम्स के लिए लड़ना, दैट इज द वर्क ऑफ सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट इज आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, जहां पे हम देखते हैं कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, तो इग्नोर नहीं करना है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, इसके अंदर क्या होता है, सिटीजन्स को ये राइट है कि वो गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब वो जो पैसा दे रहे होते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं, उसका हिसाब वो मांग सकते हैं। मैंने इसका हिस्ट्री भी डिस्कस किया था इन द वीडियो, यू कैन सी इन द आई बटन को क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो वीडियोस को। सो वी हैव डिस्कस कि कहाँ से आरटीआई आया। आरटीआई के अंदर क्या है कि मेरे पास एज एन इंडिविजुअल मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट तो मैं देख नहीं रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम देख सकते हो कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, उससे उनके रिकॉर्ड्स मांग सकते हो काम के, एंड वो रिकॉर्ड्स को तुम कॉपी करा सकते हो, जेरोक्स करा सकते हो, एंड ये जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। दैट्स इट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एज वेल। सो कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी इन दी इंस्टाग्राम, दिस इज माई आई डी savi.mam करके। मैं अपना आईडी एक्चुअली भूल जाती है, MAAM है वैसे, ठीक है, लास्ट वीडियोज में मैंने थोड़ा गड़बड़ बता दिया था, बट दिस इज द राइट वन। सो नाउ यू कैन कनेक्ट मी इन इंस्टाग्राम, कोई डाउट है पूछ सकते हो। एंड वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताओ कि मैम सब कुछ समझ में आ गया है। जो होमवर्क है उसको भी लिख के जाना कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।